हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा ओशियन करेंट्स, महासागरीय धाराएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैं जो श्रृंखला चला रहा हूँ ज्योग्राफी की, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और आने वाले खास तौर से जैसे यूपी में एग्जाम होते हैं उनके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। महासागरीय धाराएं। तो फ्रेंड्स, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये महासागरीय धाराएं तीन जगह देखने को मिलती हैं: प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। अब ये ओशियन करंट्स जो धाराएं होती हैं, ये तीन तरीके की होती हैं: प्रवाह, करंट और स्ट्रीम। ड्रिफ्ट जो होती है, ये 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती हैं ये हवाएं, जबकि जलधारा जो होती हैं ये हवाएं ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। और स्ट्रीम जो होती है, इसको कहा जाता है जेड स्ट्रीम। अब देख लेते हैं ड्रिफ्ट, प्रवाह। जब महासागरीय जल में विंड के कारण गति पाई जाती है तो उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह और उत्तरी प्रशांत प्रवाह और दक्षिण प्रशांत प्रवाह। अब भारत में देखने को मिलती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून के तहत। करंट, जलधारा। जब समुद्री जल में गति पृथ्वी के कारण, किसके कारण? पृथ्वी के कारण पाई जाती है तो उसको करंट कहा जाता है। इसमें एक निश्चित सीमा पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से कौन कौन सी धाराएं? कनारी की धारा, अग्लोहास की धारा, क्यूरोसियो की धारा, लेब्राडोर की धारा और इर्मिंगिंग की धारा। ये सब जैसे धाराएं होती हैं, ये करंट होती हैं। स्ट्रीम होती है जब समुद्री जल में गति पृथ्वी की गति और चुंबकीय प्रवाह के कारण पाई जाती है, उसको स्ट्रीम कहा जाता है। इसमें जल की जो गति होती है वो सबसे अधिक और निश्चित होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम की। अब ये ओशियन करंट दो प्रकार के होते हैं: हॉट करंट और कोल्ड करंट। ऐसी ओशियन करंट जो इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ होती है, मान लो जैसे ये इक्वेटर है, ऐसा ओशियन करंट जो इक्वेटर से ध्रुव की तरफ चलती हैं, तो ये धाराएं हॉट कहलाती है, यानी कि ध्रुवों की तरफ हॉट कहलाती हैं। और जबकि इक्वेटर की तरफ जो धाराएं चलेंगी वो कोल्ड कहलाती हैं। जैसे ये इक्वेटर है, तब जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसमें जो है ये हॉट करंट वाली जो ऊपर को जा रही हैं, ये हॉट करंट है, ये इधर भी ध्रुवों की ओर, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर, तो हॉट करंट के नाम से जाना जाता है। और जो इक्वेटर की तरफ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ, तो ये कहा जाता है इनको ठंडी जलधारा, यानी कि ध्रुवों से विषुवत की तरफ चलती हैं, ये ठंडी जलधारा होती हैं। अटलांटिक ओशियन, ये मैप है अटलांटिक। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वेटर है। इक्वेटर, जो भी धारा इक्वेटर की तरफ चलती है इधर, तो वो ठंडी जलधारा है। अब जितने भी एरो हैं, जैसे मान लो ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, ये ऊपर की चल रही है, तो इसका मतलब ये ध्रुव की तरफ है, तो ठंडी जलधारा, सॉरी हॉट है। फ्लोरिडा की धारा, गोल्फ स्ट्रीम की धारा, ये जो सब है ये कहलाती हैं हॉट स्ट्रीम की। अब यहीं पे क्या है, ग्रीनलैंड की धारा है, जो फिश बैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फिश ज़्यादा होती हैं। इनको सभी धाराओं को एक साथ देख लेते हैं अभी। ऐसे ही साउथ अटलांटिक में है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ब्राज़ील की धारा, फ्लोरिडा की धारा, अटलांटिक प्रवाह, बेगुला की धारा, कालाहारी का मरुस्थल, ये 6 देशों में फैला है। अब इनको सबको एक साथ देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की, ये गर्म है, ये ठंडी जलधारा है। तो गर्म में उत्तरी विषुवतीय एटलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गोल्फ स्ट्रीम की, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, एयरमिंगिंग की, नॉर्वेन की और रेनेन की धारा, ये सब हॉट जलधारा हैं। और जबकि ठंडी जलधारा लेब्राडोर की, पूर्वी ग्रीनलैंड की और कनाडा की धारा, ये कैसी धारा है? तो ये है ठंडी। जहाँ गर्म जल और ठंडी धारा से मिलती है वहाँ पर प्लैंटन, एल्गी पाए जाते हैं। ये मछलियों के लिए भोजन है। ऐसे क्षेत्रों में बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं। जैसे ये है, देखो ये गर्म जलधारा है, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये इर्मिंगन की, ये नॉर्वेन की। और अगर विषुवतीय की तरफ, इक्वेटर की तरफ चलेंगी तो रेनेन की धारा आ जाएगी।
तो ये कैसी धारा है? ये ठंडी जल धारा है। गर्म धाराएं अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। इसमें सालों भर क्या है? आर्द्रता पाई जाती है। इसमें अनुकूल वर्षा की दिशा में वर्षा होती है। देखो इर्विंगियन की धारा ये है। गर्म जलधारा में आर्द्रता की अधिकता होती है और ठंडी जलधारा में आर्द्रता की कमी होती है। अब पढ़ लेते हैं इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये महाद्वीपीय जलधाराएं हैं। इंडियन ओशियन एक तरफ से खुला है और एक तरफ क्या है? बंद है। ये इक्वेटर है। यहाँ पे मेडागास्कर है, अग्लोहास की जलधारा है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा है। ये सब क्या है? ठंडी है। हिंद महासागरों में सालों भर महासागरीय धाराएं एक जैसी स्थिति में होती हैं। केवल उत्तरी हिंद महासागर में इनकी स्थिति क्या होती है? बदलती रहती है। हिंद महासागर की एक साथ देख लेते हैं। ये गर्म जलधारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, मोजाम्बिक की धारा, अग्लोहास की धारा, ये कैसी हैं? तो ये है गर्म जलधारा। वो ठंडी जलधारा दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह है, वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा है। उत्तरी हिंद महासागर, नॉर्थ इंडियन ओशियन, यहाँ 6-6 महीने की क्या होती हैं? दिन और रात होते हैं। अब देख लेते हैं बात करके प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर का बले ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अखोष्टक की धारा, सुष्मिका की धारा, ओरोसियो की या क्योराइल की धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, क्यूरोसियो की धारा, अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, ये पाए जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर की ध्रुव से अगर इक्वेटर की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी जलधारा होती हैं, और जो इक्वेटर से ऊपर की ओर चलती हैं ध्रुव की ओर, वो गर्म जलधाराएं होती हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में मछली पाई जाती है व्हेल, कैटफिश और हेलीकोट मछली, ये काफ़ी फेमस है। जैसे इक्वेटर ये है तो दक्षिण अमेरिका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, और इसके चारों ओर क्या चलती है? ये धाराएं चलती हैं। तो दक्षिण विषुवतीय धारा ये है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये है, दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा ये है। तो ये जो है ये वाली ये चलती हैं गर्म और ये चलती हैं ठंडी। हमबोल्ट की धारा है और हमबोल्ट से ही क्या है? अल नीनो प्रभावित होता है। अल नीनो की धारा सामान्यतः 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर उत्पन्न होती है। इसका भारतीय मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके नाते भारत में क्या पड़ता है? सूखा। जब अल नीनो की धारा उत्पन्न होती है तो पेरू या हमबोल्ट की धारा का प्रभाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अल नीनो को क्या कहा जाता है? तो द बॉय चाइल्ड ऑफ जीसस के नाम से जानते हैं। 25 दिसंबर के आसपास यह धारा पेरू या हमबोल्ट की धारा के स्थान पर प्रभावी हो जाती है। इसी के नाते जीसस चाइल्ड कहा जाता है इसको। इसका जो प्रभाव होता है 15 अक्टूबर से उत्पन्न होकर 15 दिसंबर तक प्रभाव रहता है। जिसमें अब बात कर लेते हैं टाइड एंड एबेक, टाइड एम एब की, यानी कि ज्वार भाटा की। देखो टाइड होता है चंद्रमा जब सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्री जल में होने वाले उत्पन्न को टाइड कहा जाता है, और जबकि एब भाटा चंद्रमा एवं सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्री जल में होने वाली गिरावट को एब कहा जाता है। अब जैसे सूर्य है ये पृथ्वी है। अगर इसकी दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, जबकि चंद्रमा की कितनी है? तो ये है 38 लाख। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। क्या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में अधिक दूरी पर है। अब टॉपिक चलती है सिज की। इसको हिंदी में बोलते हैं युक्ति वियुक्ति। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में सिजी कहलाता है। एक ही सीट में होना क्या कहलाता है? सिजी कहलाता है। युक्ति कंजक्शन, सूर्य एवं चंद्रमा जब दोनों पृथ्वी के एक समान होते हैं तो इसको युक्ति कहा जाता है। जबकि वियुक्ति, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत हो तो क्या कहलाता है? तो वियुक्ति कहलाता है। अपसौर और उपसौर। अपसौर होता है दूर, जब पृथ्वी सूर्य से दूर की स्थिति में होती है तो अपसौर कहलाता है। उपसौर होता है निकट, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उपसौर कहा जाता है उसको।
अपोगी, उपभू। इसका अर्थ होता है जब चंद्रमा सूर्य से दूर होता है तो उस दिशा को अपभू कहा जाता है। उपभू क्या होता है? तो ये दूरी होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के दूर होता है तो उसी दिशा को क्या कहा जाता है? उपभू कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।